अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर लाइव। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम दिन है और अहम दिन इसलिए है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। और फैसला उन्होंने ये दिया है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जिनका कत्ल किया गया जुल्फकार अली भुट्टो साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस बात का इदराक किया या एतराफ किया कि उनके साथ ज्यादती की गई और उनको जो तमाम उनके राइट्स थे उनसे महरूम किया गया, जो कि उनको फेयर ट्रायल का जो उनका राइट था, बेसिक ह्यूमन राइट है फेयर ट्रायल का, वो उनको नहीं दिया गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट बहुत अरसे से, बहुत दिनों से ये जो सारा मामला हैं इनको सुन रहा था, इस केस को सुन रहा था। लाइव इसकी सारी जो है वो प्रोसीडिंग्स भी चलती रही। लोगों ने, यकीन आप लोगों ने भी बहुत सारों ने देखी होंगी। तो एक तो तारीख आज जो है वो रिकॉर्ड को सेट करने के लिए या दुरुस्त करने के लिए, जो है रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए एक फैसला तो आज हो गया। लेकिन अली एक मसला है छोटा सा इसका, जहां हम इतने खुश हैं और मैं तो बहुत खुश हूं, आपको पता है इस बात का कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ, हम तो इतना अरसे से ही बहस करते रहे और लोग हमें कहते थे भाई उन्होंने तो कातिल है, वो कानून ये कहता है कि वो कातिल है। आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात मानी कि उन्होंने कातिल उस तरह नहीं किया था और अगर वो केस उनको तमाम उनके जो राइट्स थे वो दिए जाते तो शायद उनको सजा ना होती। लेकिन इसके साथ साथ भी एक और बात है, क्या बहुत सारे जो इस फैसले के ऊपर तनकीद करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इस फैसले की आज क्या जरूरत थी। मतलब इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान की मौजूदा जो करंट सिचुएशन है, करंट तारीख जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कह रहे हैं कि असल फैसला तो तब होता या जस्टिस साहब काजी फैसल साहब की बढ़ाई तब बयान की जा सकती थी कि अगर वो इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देते। मैं इन दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहले जरा भुट्टो साहब के केस पे आ जाते हैं। देखिए, उस फैसले के अंदर जो आज दिया गया है उसके अंदर थोड़ा सा तनकीद भी हो रही है और वो तनकीद इस बुनियाद पर हो रही है कि आज भी अदालत ने इसको एक जुडिशियल मर्डर करार नहीं दिया, जो कि ये है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज भी उनको कोई ये नहीं कहा कि जी हमने इस फैसले को ओवरटर्न कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है वो गलत था, मगर इसको ओवरटर्न करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी रिलीफ, या ना ही हम उस फैसले को कुछ कर सकते हैं क्योंकि अपील का केस जो है वो डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी। बट एट द सेम टाइम हसन, इस केस के अंदर जो है वो लोग जो कहते थे कि कत्ल किया था उन्होंने वाकई, उसका जवाब भी दिया गया है। उसका जवाब जो है वो अहमद रजा कसूरी ने जब आके अपने गुजारिशात पेश की तो उससे बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हुई। मिसाल के तौर पर अहमद रजा कसूरी साहब जो है उन्होंने आकर जब अपने वो बयान दे रहे थे तो उस दौरान ही बहुत सारी चीजें जो कि जजेस ने उनसे जो क्वेश्चंस किए उसके हवाले से बहुत सारी बातें जो है वो वाज़ेह हुई। मिसाल के तौर पर अहमद रजा कसूरी साहब ने यह कहा कि ये जो वाकया था, जो असल में कत्ल हुआ, वो 1974 में हुआ था, 1974 में। दूसरी बात यह है कि जिन साहब का कत्ल हुआ, मोहम्मद रजा कसूरी, मोहम्मद अली कसूरी साहब का, जो कि अहमद रजा कसूरी के वालिद थे, वो असल टारगेट नहीं थे, असल टारगेट मैं था। जुल्फकार अली भुट्टो मुझे मरवाना चाहता था क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो का और मोहम्मद अली कसूरी का उस टाइम पे कम से कम कोई फड्डा रहा नहीं था। अगर कोई था भी तो वो बहुत साल पहले खत्म हो चुका था। और वो जो या कम से कम उसका कोई, मोहम्मद अली कसूरी साहब जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रहते। ही वाज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दी गवर्नमेंट, तो उनका कोई मसला नहीं था। अहमद रजा कसूरी अलबत्ता जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने 1970 का इलेक्शन लड़ा भी था, जीते भी थे। उन्होंने कहा जी आपका और भुट्टो साहब का फड्डा क्या था? उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब का और मेरा फड्डा यह था कि 1970 के इलेक्शन के बाद जब 71 में जो शेख मुजीब के लिए भुट्टो साहब ने कहा कि टांगे तोड़ दी जाएंगी जो कोई वहां पर जाएगा, तो मैं गया था। इस वजह से जो है वो, तो इससे ये भी साबित हो गया वैसे कि किसी की टांगे तोड़ी नहीं गई, कहा जरूर गया होगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि जो जजेस ने उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि जी आपने 1974 में आपके ऊपर ये हमला हुआ, दरमियान में 4 साल गुजरे हैं, उस दौरान भुट्टो साहब ने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से उनकी मुखालिफत करता था और भुट्टो साहब ने कहा ये कि जी मैंने ये जो बंदा है ना, ये अब अनएक्सेप्टेबल है, इसको जो है ना वो फड़का दो। और फिर भुट्टो साहब ने मेरे ऊपर ये हमला करवाया। काजी साहब ने उनसे ये पूछा कि आपके वालिद मरे, आपको गोली नहीं लगी, तो जो लोग जिनको मसूद महमूद ने, जो FSF थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सरबरा, जो बाद में अप्रूवर बने भुट्टो साहब के खिलाफ, तो मसूद महमूद साहब जो हैं उन्होंने जो बंदे भेजे वो इतने अनाड़ी थे कि उन्होंने आपको मारा भी नहीं, चेक भी नहीं किया कि कौन मरा है कौन नहीं मरा। तो उसका जवाब सिर्फ ये था कि जी मसूद महमूद साहब ने ये बाद में कहा कि मैंने उनको रेप्रिमांड किया कि आपने असल बंदा नहीं मारा, आप गलत बंदा मारा है।
दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि काजी साहब ने पूछा कि जी उतने बड़े आदमी थे तो उनके वैसे भी कोई दुश्मन हो सकते हैं, किसी और को भी कोई फायदा हासिल हो सकता है उनको कत्ल करने से, तो हो सकता है कि आपके ऊपर हमला ही ना हो। 4 साल के दौरान तो कोई आप पर हमला नहीं हुआ। तो अहमद रजा कसूरी ने कहा कि मेरे ऊपर 16 मर्डर अटेम्प्ट्स हुई उन 4 साल के दौरान, विच इज अमेजिंग। आई मीन 16 मर्डर अटेम्प्ट्स, और हर दफा बजे हिटलर के ऊपर कोई 42-43 हुई थी। उसके बाद मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अहमद रजा कसूरी पर हुई है, जेम्स बॉन्ड है ना, जेम्स बॉन्ड। तो फिर अहमद रजा कसूरी साहब ने कहा कि जी 16 मेरे ऊपर हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि उनमें से किसी हमले की जो FIR है उसमें आपने भुट्टो साहब का नाम लिया? उन्होंने कहा नहीं जी मैंने नहीं लिया। तो भुट्टो साहब का अगर उनको शक था तो कोई, उन्होंने कहा जब मेरा बाप कत्ल हो गया फिर मुझे कहा बस एनफ इज एनफ। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरी FIR नहीं ले रहे थे। तो मैं जब गया तो उन्होंने कहा मैं बहुत ताकतवर आदमी था, मेरा वालिद जो है वो बहुत ताकतवर आदमी था, हमारी जो हवेली थी, कसूर की जो कचहरी थी उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारी हवेली के अंदर लगता था, कचहरी भी। और मेरा वालिद जो है वो अनडिवाइडेड पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी था, और उसके पास मजिस्ट्रेट की पावर्स भी थी, वो 7 साल तक की सजा भी दे सकता था, उसके पास बड़ी पावर्स थी। हमारी जेल जो थी सेंट्रल जेल कसूर की, वो भी उसके लिए भी जो है वो जमीन हमारी हवेली की ही इस्तेमाल कुछ हिस्सा होता था। तो मतलब बहुत बड़ा आदमी था। तो मैंने जो है वो SSP को जो है वो मैं उसके ऊपर मारने के लिए दौड़ा, उसको मैंने 3 जो है वो छांटे मारे। तो जो DIG था वो उसने देखा कि SSP को पड़ना शुरू हो गई है, तो मैं वो वहां से भागा और मैं उसके पीछे लाइक अ साउथ अमेरिकन फुटबॉलर मैं गया, और मैंने जाके उसको, ये उनके अल्फाज है मैंने नहीं कहा, तो उनके अल्फाज है कि साउथ अमेरिकन फुटबॉलर की तरह मैं गया और मैंने जाके आई गिव अ किक टू हिज बट जी। तो जब उन्होंने ये बात की तो काजी फायज ईसा ने उनसे ये सवाल किया कि इससे तो लगता है आप बड़े ताकतवर आदमी थे और आपकी FIR कोई फिर नहीं ले रहा था, ये कैसे हो गया? मैंने कहा जी वो प्राइम मिनिस्टर था, उसके खिलाफ FIR थी। तो उसने कहा कि जब मैंने बताया तो वो जो पुलिस वाला था वो बड़ा परेशान हो गया। फिर उन्होंने कहा कि गोली जो है वो इस साइड से लगी है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बंदा दूसरा साइड पर बैठा हुआ है, उसी की तरफ जाके गोली लगी है, आपको मारना था तो उन्होंने गलत जगह पर गोली भी मारी, आपको रोका भी नहीं, आपके करीब पहुंचे भी नहीं। ये शादमान के करीब हुआ, आप मॉडल टाउन गए, वहां से इतनी दूर तक आपके पीछा किसी ने नहीं किया, कोई आपके खिलाफ जो है वो मतलब करने की कोशिश नहीं थी। फिर आप कहीं अकेले नहीं मिले उनको, हर जगह पर आप जहां पर भी गए या जहां से आप आ रहे थे वहां पर आपकी फैमिली आपके साथ थी, और वो जो फैमिली थी आपकी उसमें आप भी बैठे हुए हैं, आपके वालिद भी बैठे हुए हैं, पीछे खवातीन बैठी हुई हैं गाड़ी में। हर कोई ऐसा मौका नहीं था जिस वक्त आपको अकेले को टारगेट किया जा सकता है, इफ यू वर द टारगेट। ये सारी बातें जो थी वो अहमद रजा कसूरी साहब जो थे उनकी समझ में नहीं आ रही थी, और वो कुछ अजीब अजीब कहानियां सुना रहे थे। फिर जाहिर है आपके वालिद साहब का इंटरव्यू इस केस के अंदर जो है वो सामने आया, जब उनसे पूछा गया कि इफ्तिखार साहब जो है, उन्होंने जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जी वो इफ्तिखार फितना के नाम से वो मशहूर हैं, ये बंदा जो है। तो उन्होंने कहा कि जी आप रहने दें, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं इसके बाद इफ्तिखार साहब को खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो इल्जाम आपके ऊपर आएगा। तो वो फिर जो है वो क्योंकि जज साहब ने कहा ना कि अगर मैं आप ही के आर्गुमेंट को फॉलो करूं तो वो जज साहब भी खैर हंस रहे थे, मगर बात यह है कि कसूरी साहब ने फिर ये बात जो है वो रिपीट नहीं की। फिर उन्होंने जो है वो पूरा उसका ट्रांसक्रिप्ट का कुछ हिस्सा पढ़ा जो उनको सूट करता था, मगर वो जगह जहां पर उन्होंने कहा कि हम नाराज हो गए, हम गुस्से में आ गए, जो कि असल में प्रॉब्लम है कि फेयर ट्रायल नहीं मिला। ये मसला नहीं है कि अभी जो सामने था वो ये नहीं था कि ज़ियाउल हक जो है वो उसने इन्फ्लुएंस किया, मे बी ज़ियाउल हक इन्फ्लुएंस, मे बी अदर पीपल इन्फ्लुएंस, मे बी सऊदी अरेबिया या किसी ने, जो आपने इल्जाम लगाना है वो आप लगाएं, मगर जो असल बात है वो फेयर ट्रायल की बात है। और जो भुट्टो साहब के खिलाफ फैसला देने वाले नसीम हसन शाह साहब हैं, उन्होंने उस वक्त जब ये बात तस्लीम कर ली कि जी हमारे ऊपर प्रेशर था, तो उस वक्त ये बात तय हो गई कि फेयर ट्रायल नहीं मिला। या ये कहना कि हम गुस्से में आ गए, इसका मतलब है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। 4-3 का फैसला है। जो जस्टिस वजीहुद्दीन के वालिद हैं, जस्टिस वहीदुद्दीन साहब, वो अस्पताल में थे। 4-3 का आपने फैसला दिया। 8 मेंबर बेंच का चौथा जो मेंबर है, 8वां जो मेंबर है, वो वहां पर मौजूद ही नहीं है, वो केस नहीं सुन सकता, वो बीमार है, और वो बार बार कह रहा है कि कुछ दिन के लिए केस को डिले कर दें, हियरिंग को डिले कर दें, मैं बीमार हूं, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूं, आई कैन नॉट कम टू द कोर्ट। और आप उनका, अब हो सकता है उनके ऊपर भी कोई प्रेशर हो, बिकॉज देखे ना हसन, ऐसी क्या बीमारी है कि एक बंदा जो है फांसी लग रहा है और वो मैं अदालत में नहीं आ सकता। चले आप एक तरफ रख दें उसको, बट फेयर ट्रायल तो किसी सूरत फेयर ट्रायल के तकाजों पर पूरा। और फिर 4-3 का फैसला, जहां पर 8 मेंबर बेंच हो, उसमें से एक फैसला ना दे रहा हो, 3 उसके हक में फैसला दे रहे हो मुलजिम के, और 4 जज जो हैं वो उसके खिलाफ हो। वहां पर क्या फांसी लगनी चाहिए थी? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या फांसी लग सकती है इस मामले के ऊपर? इसके ऊपर फांसी तो नहीं लग सकती। सो द पॉइंट इज कि ये जी वो कॉन्सल्स ने केस सही नहीं लड़ा, असल में जो है वो ये सारी की सारी बातें आज सेटिस्फाइड हो गई, जब ये बात तय हो गई कि उनको फेयर ट्रायल ही नहीं मिला। और भुट्टो साहब जो हैं वो आज तय हो गया कि भुट्टो जिंदा है, और ज़ियाउल हक की जो कब्र है उस पर कोई परिंदा पर तो छोड़े, दूसरे चरिंदे भी नहीं पर मारते, कुछ मारते वहां जाके। तो और वो फैसल मस्जिद के बाहर वो कब्र है,
फैसल मस्जिद पर रेल पेल होती है सारा दिन, मगर उस कब्र की तरफ मुंह करके कोई जो है ना वो सलाम नहीं करता। तो कोई वजह है कि भुट्टो की कब्र पर आज भी मेला लगा हुआ है और ज़ियाउल हक की कब्र को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, उधर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे फैसले हैं। अब आप आए अगले केस के ऊपर। हाँ अलिया, फिर वहाँ यहाँ से हो गया ना, अब ये फैसला तो हो गया ये, लेकिन लोग कह रहे हैं और स्पेशली हमारे तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि इसका क्या फायदा है। मतलब अब ये जो मौजूदा इस वक्त बकौल उनके जो उनके लीडर पर जुल्म हो रहा है और तशद्दुद हो रहा है और जो उनके वर्कर्स के साथ ज्यादती की जा रही है, उसका मदावा डालते नहीं कर रही, जो कि मतलब मौके के ऊपर हो रहा है, हाल के अंदर एक चीज हो रही है, और आप माजी के 40-45 साल पुराने केसेस को उठाकर उन पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बातें मैंने भी देखी हैं। मुझे आप बताएं कि नाइंसाफी कहाँ हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ? वो देखिए ना, वो कह रहे हैं सबसे पहले तो उनके लीडर के साथ नाइंसाफी हुई। क्या नाइंसाफी हो रही है यार? वो जेल में उसने तोशा खाना केस के अंदर उसने एडमिट नहीं किया कि मैंने जो है वो घड़ी बेची है। क्या ये बात हकीकत नहीं है कि जिस बंदे का उसने बताया कि इसको घड़ी बेची है वो दुकान वहां पर है नहीं, और वो जो दुकान का मालिक है वो कह रहा है मैंने इनसे घड़ी खरीदी नहीं है। अब हम क्या करें इसमें मसले में? नहीं, लेकिन वो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ना क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे थे, मैं मान लेता हूं establishment को सजा दे देखिए ना, रही है। ये तो अंदाजा है ना, ये तो उनका एक दावा है कि जी मेरे साथ ये फैसला इसलिए हो रहा है। मगर आप ये बताएं ना कि एक अदालत के सामने केस आया है, फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो 2014 से लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, वो इलेक्शन कमीशन के सामने। 8 साल हो गए, 8 साल में फैसला नहीं आया। अब वो इलेक्शन कमीशन से फैसला आ गया, उसके ऊपर इलेक्शन जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं आ रहा। तो अब आप मुझे बताएं कि उनके साथ क्या किया जाए। ये साइफर का जो केस है, साइफर केस के अंदर उस वक्त साइफर केस में जिस वक्त आप ये कह रहे हैं कि साइफर जो है वो मेरे से गुम हो गया, उस वक्त आपने जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी तस्लीम कर ली। यू कैन नॉट लूज दैट पीस ऑफ पेपर, इट्स नॉट अलाउड। तो जब आपने वो हरकत कर दी है और वो गुम हो गया है, तो अब आपको क्या करें? आखिरी सवाल क्या था जब काजी इमरान खान साहब के साथ जो जज साहब थे, उन्होंने आखिरी सवाल साइफर केस के अंदर क्या किया था? वो साइफर केस के अंदर उनसे आखिरी सवाल ये किया था, जब तमाम मामलात हो गए, उन्होंने कहा साइफर कहाँ है खान साहब? उन्होंने आगे से कहा कि साइफर मेरे से गुम हो गए, वो मेरे पास था, वो गुम हो गए। आप तो डिनाई नहीं कर रहे, तो आपको कैद ना दे तो क्या करें? आपने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की। तो देयरफॉर इमरान खान साहब जो, हाँ, इद्दत में निकाह का केस है, मैं समझता हूं कि एक वो बूदा केस है, बेहुदा केस है, और इसकी वजह से मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो बाकी 2 केसेस हैं, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते भुट्टो साहब के ऊपर कत्ल के केस से। यार क्या केस है उसके अंदर कि कत्ल करवाया मेरे ऊपर? यहां पर तो बंदा, और भुट्टो साहब ने माना है कभी? ये तो माने हुए हैं मेरे से साइफर गुम हो गया, मैंने घड़ियां बेची हुई है, क्या करें अब उसका? अरे साथ साथ फिर देखो ना, खाली इमरान खान साहब तो नहीं है, फिर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, और इस किस्म के दीगर लोग हैं। खवातीन थी बेचारी, अभी बाहर निकली हैं, वो खदीजा साहब भी कुछ अर्सा हुआ निकली हैं बाहर। यार आप मुझे बताएं, राजा भी अभी बाहर निकली हैं, और इस सब की सजा नहीं किसी को मिलेगी। अली वो ये सवाल पूछ रहे हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो पुलिस एहलकार लोगों के घरों में रातों को घुस के उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहे हैं, उनको सजा नहीं मिलेगी। जो लोग अपनी माओं को, बहनों को सड़कों पर घसीटते रहे हैं, उनको कौन सजा देगा? ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ये जुल्फकार भुट्टो का 45 साल केस लेके क्यों बैठे? वैली मैं तो आपको उनका वजह बता रहा हूँ। उसकी वजह ये कि 45 साल से किसी ने नहीं सुना ना वो केस। वो अगर इमरान खान साहब के 4 साल के दौरे इक़्तिदार के, तो उस टाइम पे भी नहीं सुने गए। और क्या इमरान खान साहब के दौर में क्या अबसार आलम का केस जो है उसका फैसला हो गया था? क्या जो असद अली तूर का केस है उसका फैसला हो गया था? असद तूर आज भी गिरफ्तार है, आज भी गिरफ्तार है वो। क्या उसका उस वक्त का फैसला हो गया? जो आज वाले का पहले काजी फैज ईसा आगे कर दे फैसला। काजी फैज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस गया था, उसके ऊपर इमरान खान साहब और असद वो आरिफ अलवी साहब जो हैं, उनकी तसल्ली करवा दी गई है अभी तक। जो इमरान खान साहब का केस था वो 2 अप्रैल 2022 वाला, 2022 का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला, उसके ऊपर उनके ऊपर कोई आर्टिकल 6 लगाया गया। ये सारे के सारे फैसले जो काजी फैज ईसा ने करने, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई काजी फैज ईसा को नहीं डिफेंड कर रहा, मगर जो लोग उनसे ये मांग रहे हैं ना, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि यार आप किधर? वही फिर बिलावल भुट्टो वाली बात कि हु द हेल आर यू टू टॉक, कि भाई आपने तो सब कुछ कर बैठे हैं। ये सब कुछ आपने लोगों को जेलों में नहीं डाला, आपने लोगों की बेटियों को जेल में नहीं डाला। आपकी तो बीवी फिर जो है वो बैठी हुई है अपने घर के अंदर, उसको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। शी इज वन ऑफ द प्राइम अक्यूज। हम क्या करें इसमें? तो क्या मरियम नवाज को जेल में नहीं डाला था? और मरियम नवाज के पास कौन सी पावर थी? तो जो कुछ आपने किया, ये सियासी लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई शक नहीं है। लेकिन जहां पर केस आपके ऊपर जेन्युइन बन गया है, अब आप उसको डिफेंड करें ना। आप ये बताएंगे साइफर ये ले जी कॉपी है, लो पढ़ो, वापस करो, वापस कर देती मैं चांद दो कार, खत्म हो जाती है बात। आपसे ये नहीं पूछा गया कि वो जो लहराया गया था वो साइफर था या कुछ और था। आपसे ये नहीं कहा गया कि जो साइफर है उसका कोड कहाँ है, कुछ नहीं। आपसे पूछा साइफर कहाँ है।
आप कह रहे हैं गुम हो गया मेरे से, बात खत्म हो गई, केस देयर इज वेयर द केस गॉट डिसाइडेड। अच्छा अली, अब यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो इमरान मैं खान ये साहब कह रहा हैं, हूं, नहीं मैं वो अब भी चले, इंतजार मैं करें अब 40 मैं साल। अपना जो मुद्दा है वो पूरा लेआउट कर देता हूं आसान अल्फाज में। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत सही भी हो रहा है तो 90% ऑफ इट इज रॉन्ग। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भुट्टो के हक में फैसला नहीं दिया जा सकता। मतलब आप ये कह रहे हो ना कि हिस्टोरिकल रॉन्ग थी, वो दुरुस्त होगी तो वो इसमें दुरुस्त होना और उसी से शायद बहुत खान जरूरी साहब को है। फायदा हो जाए। मतलब मुस्तकबिल का हाल को जानता नहीं, लेकिन हो सकता है इमरान खान साहब को उससे फायदा हो जाए ना। आई डोंट पर्सनली एग्री विद दिस। इमरान खान साहब को इसका कोई फायदा इमरान खान साहब को फायदा होता नजर ही नहीं आ रहा। देखना किसी वो भी यही बात वो कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं, जो मर्जी इस मुल्क में हो जाए, जब तक हमारे लीडर को कोई फायदा नहीं होता ना, यार हम यही उसको मेरा मानते मसला नहीं है है कि ना, मेरा काम यही हुआ। मसला है, वो ये है कि अगर वो जो एसपी है खातून शहरबानो हाँ। नकवी, अगर उसको स्काई न्यूज के ऊपर बुला लिया है तो उस पर भी तकलीफ हो रही है। हो रही है, बिल्कुल। अगर भुट्टो के हक में फैसला आ गया तो उस पर भी तकलीफ हो रही है। यानी कि मैं ही विक्टिम हूं, मैं ही हीरो बनूं, मैं ही इंटरनेशनली जो है वो मेरे बिल्कुल ऐसे मेरे, ही। मेरे मसाइल के ऊपर बात की जाए। पाकिस्तान का कोई नुकसान, कोई पॉजिटिव इमेज नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के किसी और लीडर के हक में कोई फैसला नहीं आना चाहिए। आप आज भी कहते हैं नवाज शरीफ भगौड़ा है, आप आज भी कहते हैं कि नवाज शरीफ के केसेस जो है उसको खत्म किया। इसी तरह इमरान खान के केसेस खत्म होंगे अब से कुछ अरसे के बाद। तो क्या इमरान खान साहब उस वक्त जो है वो एनआरओ ले रहे होंगे? क्या इमरान खान को उस वक्त आर्मी चीफ जो है वो माफी दे रहा होगा? क्या उस वक्त इमरान, जब आप गलत केसेस के ऊपर उनको डिफेंड, या तो आप हमारे साथ मिलें, आप आकर ये तस्लीम करें कि जो कुछ पाकिस्तान की सियासी क्लास के साथ इससे पहले होता रहा है, आपके दौर में भी होता रहा है, वो सब का सब गलत था और उस सब का सब ठीक होने की जरूरत है। उसमें इमरान खान साहब के साथ भी ठीक। हम आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करेंगे, मगर इमरान खान साहब हमारी आवाज में आवाज मिलाने के लिए तैयार नहीं नहीं है। तैयार। वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले आज तक पाकिस्तान की तारीख में कुछ गलत हुआ ही नहीं, जो कुछ गलत हो रहा है वो इमरान खान साहब के साथ ही हो रहा है, और अब जो रियासत है वो इमरान खान साहब के तो साथ बस जाती फिर अब है। उसमें होता यही है कि जब तक आप अपना जो कोलिशन है उसको वाइडन नहीं करेंगे, ब्रॉडन नहीं करेंगे, जब तक आपका अलायंस जो है उसको ब्रॉडन नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो तमाम लोगों के लिए, जब तक आप तमाम लोगों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये प्रॉब्लम है। आप अगर खास मखसूस लोगों के लिए फायदा, यानी आपने 184(3) का इस्तेमाल करना है तो वो भी इमरान खान के हक में होगा। 63A का फैसला देना है तो इमरान खान के हक में होगा। 63A का दोबारा फैसला देना है तो भी इमरान खान के हक में होगा। 63A(1) का फैसला देना है तो भी इमरान खान के हक में होगा। 62(1)F लगेगा तो भी इमरान खान के हक में होगा। हर दफा जब इमरान खान के हक में आप 184(3) का इस्तेमाल करेंगे तो फिर अगला बंदा कहेगा कि यार ठीक है, एदा जज सी साडी हरी साडा जज है। चलें जी, उसकी बारी उनका जज था और अब इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं ना और मैं काजी फैज ईसा साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं नहीं, समझता हम हूं तो कि बात काजी कर रहे हैं। फैज ईसा साहब जो हैं उनको ये सब करना चाहिए, और खास तौर पर इमरान खान को रिलीफ नहीं देना ना दे, मगर असद तूर को तो रिलीफ दे। हाँ दें, बिल्कुल। असद तूर के साथ उनके अच्छे अपने ताल्लुकात भी थे। उसको उसी का ख्याल कर रहे हैं थोड़ा सा। नहीं है ना यार, दुनिया के अंदर नहीं, ऐसा वो नहीं होता, ठीक है, ये ऐसे बात में तो मैं उनको कर उन्होंने रहा अपना बेटा बना के रखा हुआ था। सिर्फ उन्होंने नहीं, सरीना ईसा साहिबा ने भी बना के रखा हुआ था, तो कम से कम अपने बेटा वो ठीक है। ना खल्फ औलाद ही सही, लेकिन उस पर थोड़ा सा नजर करम नहीं, करें। वो उनका ताल्लुक एक होगा, मुझे आप बता रहे हैं, ऑनेस्टली मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन होगा। आप अगर कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। मेरा असल में बात यह है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं हूं, ये जो बंदा कह रहा है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि क्या असद अली तूर ने कुछ गलत किया है? जो उसने गलत किया है उसके ऊपर उसका केस, उसके लिए फिजिकल रिमांड की जरूरत नहीं है। आप उसका केस, उसको गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, उसको जेल में रखने की, उसको कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है, डिटेंशन की जरूरत नहीं है। आप उसको उसके घर में रहने दें, आप इन्वेस्टिगेशन करें। और इन्वेस्टिगेशन क्या सऊदी अरेबिया के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर, यूके के अंदर, यूएस के अंदर सारे लोग गिरफ्तार ही हैं, सारी जेलें भरी हुई हैं, सारे डिटेंशन सेंटर्स फुल हैं। वो भाई फैसले करते हैं वहां पर, लेकिन वो आप उसके ऊपर जो जुर्माना करना है करें। आप उसका यूट्यूब चैनल पकड़ के बंद करवा दें। तो गरीब मगर बात आदमी की ये- रोजी गरीब रोटी आदमी पे की लात रोजी रोटी मारो डायरेक्टली। लात मार दें। मैं कह रहा हूं सब कुछ कर दें यार। ये केस, इसमें आप मुझे बताएं, फिजिकल रिमांड, पहले उसका 5 दिन का फिजिकल रिमांड दिया, फिर 2 दिन का फिजिकल रिमांड दिया, आज फिर 2 दिन का फिजिकल रिमांड दे दिया। वो थकाने और वाली असद है तूर की जो बात आई है यहाँ पर, जो रिपोर्ट हुई है वो ये हो रही है कि असद तूर से जो क्वेश्चनिंग हो रही है उसके अंदर जजों से मुतालिक जो उसने बातें की उसमें कोई बात नहीं हो रही जो उसने फौजियों के मुतालिक। एंड बॉयज डोंट केयर, बॉयज डोंट केयर कि आप जजों के मुतालिक क्या कह रहे हैं। हाँ, देखिए वो about आपको what कभी they- क्या सिद्दीक जान रोजाना बैठकर काजी फैजीसा के खिलाफ बात नहीं करता? वो उसको तो नहीं अंदर करते। बिल्कुल ठीक बात है। जहां पे वो हमला कर रहे हैं, जिनको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो बॉयज हैं और बॉयज को ही वो नुकसान हो इब्राहिम रहा है। राजा, वो जो यूट्यूब पे थंबनेल लगाता होता है जिसके अंदर वो कहता है मरियम नवाज को 7 गोलियां मार दी, शहबाज शरीफ को 5 गोलियां मार दी, ब्रिगेडियर ने उठा के नवाज शरीफ के मुंह पे जूता मार दिया, आसिम मुनीर ने गिरबान पकड़ लिया,
वो जब तक आसिम मुनीर गिरबान पकड़ रहा है, ब्रिगेडियर गोलियां मार रहा है तब और तक ठीक कर्नल है। जो है वो जूते मार रहा है, उस वक्त तक ठीक है। अगर ये जिस उल्टा दिन हो गया, उनको पड़ गए तो मसला हो अल्लाह गया। ना करे हम ऐसा कह ही नहीं रहे कि उनको पड़ गए, हम तो ये कह रहे हैं कि उल्टा हो गया। अली ने कहा इब्राहिम राजा के हाँ, मुताबिक इब्राहिम वो राजा सारी के की मुताबिक। सारी झूठी खबरें हैं, वो आपको पता है अच्छी हाँ तरह। उनको ठीक है, वही है ना कि जहां तक आपको डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा वहां तक तो आप कुछ करते हाँ, नहीं। और जब तक आप तगड़े हैं ना, उसमें आपका शोविनिज्म आ रहा है, उसमें आपका माचोइज्म आ रहा है, उस वक्त तक ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका जो है वो रगड़ के रख दिया जाएगा आपको, वरना वरना नाज़रीन, वरना के साथ ही हम भी कर रहे हैं। वरना अली जो है ना उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, और ये लाइव हम चाहते जा रहे हैं कहीं ऐसा ही ना हो कि हमारा भी दोनों का ऑफिस से निकलते निकलते वरना हो जाए, हम भी असदपुर की तरह किसी न किसी केस में उठाए जाएं। और आप लोगों ने तो हमारे लिए ट्विटर ट्रेंड भी नहीं चलाना, हम तो कम से कम उसके लिए ये कर लेते हैं कि हम हैशटैग असदपुर करके कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। मुझे हसन इफ्तिखार को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।